नमस्कार साथियों। सबों का बहुत बहुत आभार आज के इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि इस महीने का जो हमारा वेबिनार रहेगा वो वो युवाओं को केंद्रित करके रहेगा, क्योंकि हम लोग जैसा कि 100 सालों का इतिहास में देख रहे हैं कि क्रांति करने की अति सक्रियता में भगत सिंह से लेकर के पिछले महीने भरत तिवारी तक ने अपने जान को जो है न्यौछावर कर दिया। परंतु जो बदलाव की उम्मीद में भगत सिंह ने अपनी जान को गंवाया था, रोहित वेमुला ने भी अपना आत्महत्या किया था आज से 10 वर्ष पूर्व। और इस बीच लगभग सैकड़ों नौजवान जो है क्रांति की अति सक्रियता में अपना जान निछावर कर चुके हैं। फिर भी हासिल जो है इस समाज को कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी अति सक्रियता में आकर के अपना जान दे देना देश के लिए, समाज के लिए, क्या बचकाना मर्ज है? और इन सब सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं के ऊपर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जो हमारा ब्लॉग और पोस्ट था वो हमने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व की भांति हमने सर्कुलेट कर दिया है। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने उस गो थ्रू किया होगा और मन में जो कुछ भी सवाल होगा वो लोग अपना यहाँ पर रखेंगे। तो वेबिनार को शुरू करने के लिए मैं सुरेश श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि सर आपने जो अपना महत्वपूर्ण ब्लॉग जो शेयर किया है उसको संक्षिप्त में सर एक बार यहाँ पे फिर से अगर दोहरा दें तो बाकी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको भी संक्षिप्त में समझ में आ जाए। और फिर बाकी हम लोग फिर सर क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। तो स्वागत है सुरेश सर आज का वेबिनार में आपका। धन्यवाद दुर्गेश और सभी साथियों का आभार शामिल होने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं और जो कुछ मैंने सीखा है उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। ये विषय जो चुना है ये चुनने के पीछे मेरा मकसद ये था। खैर इसमें दुर्गेश और अनूप की भी बराबर की भागीदारी है कि इस समय जिस दौर से देश गुजर रहा है उसमें ये समझ पाना नई पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल है कि सही रास्ता क्या है। जंतर मंतर पर जैन जी के इकट्ठे होने के बाद भी और प्रधान का इस्तीफा होने के बाद भी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह के आंदोलनों के जरिए और इस भटकाव में बहुत सारे नौजवान भगत सिंह या रोहित वेमुला जैसे सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी और उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं थे। तो ये समझने के लिए पूरे भारत में वामपंथी आंदोलन या कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा से कहता रहा कि जो बुनियाद थी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की वो संशोधनवाद पर आधारित थी और मार्क्सवाद की समझ कहीं नहीं थी। इवन भगत सिंह को भी मार्क्सवाद की समझ नहीं थी, हालांकि लोग मानते हैं कि वो मार्क्सवाद बनने की ओर अग्रसर थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो ये जब कम्युनिस्ट पार्टी की नींव यहाँ डली कहते हैं 1925 में, लेकिन ताशकंद में 1920 में ही जब तीसरी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस हो रही थी, उस समय लेनिन ने ये पर्चा लिखा था, वामपंथी मचकाना मारूस। और इससे पहले वो संशोधनवाद के ऊपर तो पूरी लड़ाई लड़ चुके थे शताब्दी के शुरू में, जिसके आधार पर वो बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कर सके, जिसको बाद में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन का नाम दिया गया। तो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका एसेंस इंपॉर्टेंट है कि मूलभूत क्या चीज क्या थी। तो संशोधनवाद के ये दो स्वरूप, मूल में संशोधनवाद ही है लेकिन फॉर्म में वो वामपंथी एक्स्ट्रा लेफ्ट भी हो सकता है और एक्स्ट्रा राइट भी हो सकता है। ये संभावना निर्भर करती है इस बात के ऊपर कि परिस्थितियां किस हिसाब से। तो इस परिचय में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भारतीय
आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, तो चूंकि वो अंग्रेजों, पूरा भारतीय महाद्वीप अंग्रेजों के कब्जे में था, और अंग्रेज बुर्जुआ जनवाद में काफी अग्रणी थे, तो और वो समझ रहे थे कि भारत किस दिशा में जा सकता है, और इसलिए उन्होंने 1909 में ही भारतीयों को सरकार में भागीदारी देना शुरू कर दिया था। और 1919 में तो उन्होंने काफी व्यापक बदलाव किए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि 1917 की जो रूस की क्रांति हुई है, उसके को नजर में रखते हुए अगर यहाँ बदलाव नहीं किए जाए और बुर्जुआ जनवाद को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो लोग हताशा में वामपंथ की ओर और कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर मुड़ सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य पे लेनिन की बचकाना मर्ज, लेफ्ट, अतिरिक्त वामपंथ जो है कम्युनिस्ट आंदोलन का, उसके प्रति आगाह करने के बावजूद भी कुछ चंद लोगों ने, जो मूल रूप से बुर्जुआ वर्ग से आते थे, मध्य वर्ग से आते थे, उन्होंने जल्दबाजी में ताशकंद में बैठकर निर्णय कर लिया कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी जानी है, और 5 साल बाद कानपुर में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। उन सबको कम्युनिस्ट मार्क्सवाद की मूल अवधारणाओं की और दार्शनिक आयाम की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। यही कारण है कि वो पूरा इतिहास वामपंथ का है, वो या तो कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के खिलाफ, इसी सब में डोलते रहे हैं, और यही मैंने इस पर्चे में भी रेखांकित किया है। धन्यवाद सुरेश सर। आपने अपने पूरे लेखों को और आज के उद्देश्य को और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों के बीच में रखा है सर। तो सर कुछ सवाल आए हुए थे सर दर्शकों की तरफ से आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद। तो सर पहला सवाल तो सर यही था कि सर एक पाठक ने प्रश्न किया है सर कि आप जो है सर व्यक्तिगत और मतलब आपके लेख से ये झलक रहा है सर कि आप जो व्यक्तिगत और जो सामूहिक बलिदान होता है जो लोग समाज के लिए देते हैं, क्या सर उसको आप कम करके आंक रहे हैं? मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक बलिदान क्या अनिवार्य नहीं है? ये प्रश्न है सर। अ, मेरा मानना है, समझदार जागरूक अ, बुद्धिजीवी को अ, अपने जीवन का महत्व और मूल्य समझ आना चाहिए, और अपने जीवन का त्याग करना चाहिए किसी बड़े मकसद से, जिसका मूल्य आपके अपने जीवन से अधिक हो। नहीं तो अपने जीवन को अपने जीवन के मूल्य से कम चीज के लिए त्याग कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं। ये सीधा अरिथमेटिक है। अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए, हासिल करने के लिए अपना जीवन का त्याग करते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन किसी कमतर चीज के लिए अपना जीवन त्याग करना बुद्धिमानी का काम नहीं। तो जिस किसी भी बलिदान को, शहादत को या मौत को आप देखें, तो आप खुद ही आकलन करें कि क्या उसका बलिदान से वो हासिल हुआ जो उसके जीवन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जैसे भगत सिंह को ही लें। भगत सिंह को भगत सिंह बहुत ही जागरूक और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनकी शहादत से क्या मिला? उन्होंने बंदी जीवन में इस बात का रियलाइज किया था कि वो अगर जीवित रहते तो बहुत कुछ, कहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं सके, क्योंकि उनसे जो भी गलती हुई हो, जिस वजह से भी हुई हो, लेकिन उनका बलिदान को मैं सार्थक नहीं मानता हूँ। इसी तरह रोहित वेमुला ने अगर आत्महत्या की है, तो उसको भी मैं नहीं मानता हूँ। हालांकि रोहित वेमुला के आत्महत्या के बाद पूरे देश में बड़ा आंदोलन उठा था, लेकिन फिर वो फिजल आउट हो गया। जैसा एंगल्स ने कहा था कि भूसे में लगी हुई चिंगारी की तरह आग थोड़ी देर भड़की और उसके बाद फिर शांत हो गई। तो भगत सिंह के काल में भी यही हुआ, रोहित वेमुला के बलिदान के बाद भी ये हुआ, भरत के बलिदान या और बहुत सारे लोगों के बलिदान हुए हैं, त्याग हुए हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो सवाल ये है कि क्या ये जो बलिदान हुए हैं, इनमें कहीं नासमझी थी या पूरी समझदारी के साथ किया गया? जब आंदोलन होते हैं, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की
75% से ज्यादा cadre समाप्त हो गया। लेकिन उन सबका बलिदान सार्थक है, क्योंकि उन्होंने पूरी मानव जाति को उस फासिल से बचा लिया था, जिसके कब्जे में एक बार चले जाने के बाद कई दशकों नहीं, सदियों तक भी शायद न निकल पाते हैं इससे। इसलिए उन सभी लाखों नौजवानों का बलिदान सार्थक था। लेकिन अगर कोई किसी ऐसे उसके लिए जैसे हमारे यहाँ नक्सलवादी आंदोलन में किया गया, इतने सारे नवयुवक मारे गए, मेरे अपने बहुत सारे साथी मारे गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? वापस वहीं आ गए। तो उनका बलिदान सार्थक नहीं है। तो बलिदान कौन सार्थक है कौन नहीं है, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो किन परिस्थितियों में किया गया। तो सर इसी कड़ी में सर एक और सवाल आया हुआ था। जैसा कि सर हम लोग किसी भी घटना का जो प्राकृतिक नियम होता है, तो उसके अनुसार सर हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में है कि जो व्यक्ति विशेष होता है, उसकी जो चेतना होती है सर, वो पूरे संगठन को नियंत्रित करता है। लेकिन सर जैसे जैसे संगठन बड़ा होते जाता है, फिर संगठन की जो सामूहिक चेतना होती है सर, वो व्यक्ति विशेष को नियंत्रित। तो सर ऐसे में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि संगठन का जो निर्माण के प्रारंभिक चरण में व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान के बिना भी हो सकता है सर? बिल्कुल होना तो चाहिए, वही होना वही चाहिए कि आत्मघाती कदम उठाने का क्या फायदा है? आप जब संगठन को बढ़ा रहे हैं, उसकी समझ, उसमें सैद्धांतिक समझ विकसित कर रहे हैं, तो उसमें जान देने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, जब तक कि परिस्थितियां ये ना हो कि आपका दुश्मन आपकी किसी बात के लिए भी तैयार नहीं है और हर हाल में आपका मुंह बंद रखना चाहता है। पर अब आज हम पूरी दुनिया उस दौर में पहुंच चुकी है जहां बुर्जुआ जनवाद लगभग हर जगह आ चुका है। इसलिए ऐसी परिस्थिति की जहां वार्तालाप के जरिए आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई आपको मार देगा, इसकी संभावना बहुत कम। कम से कम राज सत्ता ऐसा नहीं करेगी। व्यक्तिगत तौर पे कुछ कर सकते हैं सिर्फ रे, लेकिन राज सत्ता हर जगह बुर्जुआ जनवाद को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर चुकी है। इसलिए अगर उसको आपसे फौरी खतरा व्यक्तिगत तौर पर नजर नहीं आ रहा है, तो आपकी जान लेने की कोशिश नहीं करे। ये सामूहिक चेतना, राजसत्ता की चेतना और व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के द्वंद्वात्मक संबंधों का निष्कर्ष यही निकलता है कि आप अगर सैद्धांतिक तौर पर वैचारिक विमर्श के जरिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको राजसत्ता से खतरा नहीं हो सकता। कोई व्यक्तिगत सिरफिरा कर जाए उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो किसी एक्सीडेंट में हो सकता है। उन चीजों को वो डिस्कशन में नहीं आती, पुनर्विमर्श का कोई मतलब नहीं। तो आपने जो कहा कि रोल रिवर्सल वाली बात थी कि शुरू में समूह चेतना के ऊपर व्यक्तिगत चेतना हावी होती है और व्यक्तिगत चेतना के जरिए ही सामूहिक समूह का, ग्रुप का विस्तार किया जाता है। तो उसमें किसी ऐसे बलिदान की जरूरत नहीं होती है, न ऐसा कोई खतरा हो। बात को समझना है आपको कि वो दौर जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का दौर था, और बल्कि उस वो तो उपनिवेशों में, और उससे पहले पिछली सदी में यूरोप में जो दौर था, वो तानाशाही और राजशाहियों का दौर था। लेकिन जब से बुर्जुआ जनवाद लगभग हर देशों में और जितने भी नई कॉलोनियां आजाद हुई हैं, उन सब ने बुर्जुआ जनवाद को ही अपनाया है। तो अब वो खतरे, उस समय के जो खतरे थे, वो अब नहीं। भारत में सर ये फ्रीडम मूवमेंट से ही जो बेसिकली गांधी का भूख हड़ताल का स्टाइल है, ये काफी लोगों की पॉलिटिकल उस मेमोरी का पार्ट है। और जैसे अन्ना ने भी यही किया था और अब ये भी भूख हड़ताल पे बैठे। 18वां दिन आ गया, सेव सोनम वांगचुक जब चला तब फिर कुछ मुहिम बन गई, लोग जुटना शुरू हुए। तो ये किस तरह की लेजिटिमेसी जो क्रिएट होती है कि भाई आंदोलन करने के लिए भूख हड़ताल पे ही बैठना है। और आंदोलन क्या है, भाववाद पे जब जाता है आंदोलन, तो बाकी लोग तो क्रिटिक तक सीमित रह जाते हैं कि भाई आप कर लो क्रिटिक, आंदोलन तो नहीं कर पा रहे हो आप, चेंज तो नहीं ला पा रहे हो, गवर्नमेंट में भी नहीं जा पा रहे हो।
आप तो कोई ओपोजिशन भी नहीं कर पा रहे हो। इस तरह के सवाल हमेशा इंडिया का यूथ करता है। मुझे अन्ना के टाइम का हमारा टाइम याद है। जो क्वेश्चंस हम करते थे कोई उनको ध्यान ही नहीं देता था, ना सुनना पसंद करता था यूथ। मेरे टाइम का, मेरे साथ का, मेरी क्लासमेट्स। और ऐसा ही कुछ यूथ का अब हुआ। अब जो जेनजी आया इस जनरेशन का, 10 साल बाद, 12-13 साल बाद ये जनरेशन शिफ्ट आई, यहाँ भी फिर वही दिखा है। अब एक चीज और आ गई कि भाई भाई पॉलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्ट करेंगी। उनकी नहीं है, किसान आंदोलन हो चुका, वो अपॉलिटिकल था, सीजेपी आई, ये भी अपॉलिटिकल है। तो इस तरह के टीवी चैनल्स पर डिबेट भी आए हैं कि सीजेपी इसलिए आगे बढ़ी है, इसलिए प्रोटेस्ट कर पाई है क्योंकि वो अपॉलिटिकल है। अगर वो पॉलिटिकल होएगी तो नहीं होगा। फिर उसका भी कुछ न कुछ असर आम आदमी पार्टी जैसा हो जाएगा। तो जो मेन स्ट्रीम ओपोजिशन पार्टीज हैं उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन रहता है इजीली। तो वो जो आंदोलन को, जो वैचारिक सत्ता से जूझना है, लड़ना है, वहां पर वो सवाल गायब दिखते हैं कि उससे कैसे लड़ना है। और उन सवालों को रेज करने वाले लोग भी नजर नहीं आते हैं, बल्कि जब ये खड़ा हो जाता है तब उसके साथ जुड़ते हुए लोग नजर आते हैं कि चलो साथ हो लो, साथ हो लो, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। वो जो बात है, इन दी लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, वहां पहुंचती है। मार्क्सवाद की जो सबसे पहली समझ हमको दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी विमर्श को करते समय, कि मार्क्स ने समझाया था समाज व्यक्तियों का समुच्चय व्यक्तियों से बना हुआ नहीं है। समाज उन संबंधों को दर्शाता है जिनके बीच में मनुष्य खड़ा हुआ है। इससे उनका तात्पर्य क्या था उन संबंधों के बीच? वो संबंध क्या है? वो संबंध वो सामाजिक चेतना है, सामाजिक सामूहिक चेतना। तो व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच के द्वंद्वात्मक संबंध को ध्यान में रखते हुए सारे विमर्श करने चाहिए। पर आमतौर पर होता यह है कि बुर्जुआ चेतना के बीच में रहते हुए हम अ, वैचार और चेतना को नजरअंदाज करके व्यक्तियों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जैसे अगर राहुल गांधी के योगदान की उसकी बात करें, उनके किसी आंदोलन की बात करें, उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात करें, तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है सिर्फ राहुल पर एज ए पर्सनल। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, आज क्या किया, कल क्या। हम ये नहीं ध्यान में रख पाते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर एक ऐसी समूह, ऐसी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कांग्रेस के अंदर और बहुत सारी चेतनाओं के साथ अंतर विरोध में है। कांग्रेस के अंदर सामंतवादी चेतना भी है, बुर्जुआ चेतना भी है, और समाजवादी चेतना भी। क्योंकि कुछ लोग समाजवाद को समझते हैं और सोचते हैं कि सर्वहारा चेतना ही आधार है समाज का, और जो सामूहिक हित है वो व्यक्तिगत हित से ऊपर है। ये सामूहिक चेतना के और समाजवादी चेतना का हिस्सा है। कुछ लोग बुर्जुआ चेतना के हिसाब से होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा फायदा है तो समाज का फायदा हो जाए, इसलिए वो अपने हित को सामूहिक हित से ऊपर रखते हैं। और कुछ और भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कुछ लोग पैदा ही हुए हैं नीचे तबके पर रहने के लिए, वो सामंतवादी सोच का। तो कांग्रेस के अंदर आपको तीनों तरह की सोच मिलेगी। राहुल गांधी किस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस बात की लड़ाई कांग्रेस के अंदर और बाहर लड़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, या आज जो जेएन जी का आंदोलन हो, इसको पूरी तरह समझने के लिए इसके आंतरिक अंदर विरोधों को समझना बहुत जरूरी है। मेरे और बहुत सारे जो बुर्जुआ साथी हैं इंजीनियर तबके की, और व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा में राहुल को गरियाते रहते हैं, और जेएन जी का सारा श्रेय सोनम वांगचुक को, ये प्रधान के इस्तीफे का सारा श्रेय
जेन जी को या दीप के को या सोनम वांगचुक को देना चाहते हैं। उन्हीं में से और मेरा था कि ये जो है ये राहुल का अचीवमेंट है। तो हमारे किसी दोस्त ने एआई प्लेटफॉर्म से निकाला। अ, हमारे ग्रुप में आप समर्थक भी बहुत सारे हैं। उसने इंटरनेट से एआई के जरिए निकाला कि राहुल गांधी और आपका कंपैरिजन के बारे में। तो सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आया कि राहुल गांधी ने सबसे पहले जेन जी वर्ड का यूज किया था 2023 में, नेपाल में युवा आंदोलन के। जेन जी का इस्तेमाल उन 2026 में जाके अब बुर्जुआ तबके ने और दिपके ने और इन लोगों ने करना शुरू किया है। लेकिन कोई इस चीज के ऊपर नहीं जा रहा है कि राहुल गांधी को उस समय ये समझ, और उस समय से वो इस्तीफा मांगने की बात करते रहे हैं। तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत सोच के ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए लोग ये नहीं समझ पाते कि कांग्रेस के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है प्रगतिशील तबके की और प्रतिक्रियावादियों। तो जो बजिंदर, आप जिस हिसाब से आंदोलनों को देख रहे हैं या आपने जिस उससे मुझे लगता है कि आप व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित करके देख रहे हैं। आप उस गहराई में नहीं गए हैं कि वो किस चेतना को और किस विचारधारा को का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अन्ना हजारे, या अ, आप का जो है अरविंद केजरीवाल, या आज का दीप। इन व्यक्तियों के पीछे वो कौन सी सामूहिक चेतना काम कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, भाई मैं विमर्श भाववाद को पॉइंट आउट कर रहा था, आइडियलिज्म को, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे हम खुद अपनी ट्वेंटीज में गुजरे हैं। उस व्यू से कि अभी वो सोसाइटी में जिस तरह से प्रेवलेंट है या उसे ही बढ़ाया भी जाता है, और वही ज्यादा इमीडिएटली कारगर नजर आता है, और इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है, ताकि उस पर डिस्कशन देखिए करें इस हम पे लंबा मार्क्सिस्ट चौड़ा व्यू से। इस चीज को बार बार यहाँ डिस्कशन करके हम मूल डिस्कशन पे नहीं जा पाएंगे, उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा। एक बड़ी सीधी सी बात है कि इस देश में जो उत्पादक शक्तियों का स्तर है उसी के हिसाब से तो सामूहिक चेतना होगी। तो जब 80% आबादी सामंतवादी उत्पादन संबंधों पर आधारित है, क्योंकि 80% आबादी तो आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था है, तो आप उसमें पूरी समाज के अंदर उस चेतना को कहां से ढूंढ पाएंगे? मार्क्सवादी चेतना तो बाहर से आ रही है, हमारे आपके जैसे 2 4 5 10 लोगों के बीच में। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि अन्ना हजारे के आंदोलन में चल पड़े। मेरा एक दोस्त था, वो बोला मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, उठ के चल पड़ा। तो ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो भी उसी तरीके का आंदोलन है, बिना किसी सिद्धांत के है ये। इसलिए इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए आप। तो ये आंदोलन बार बार होंगे, क्योंकि जब तक उत्पादक शक्तियों का स्तर नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं उत्पादन, हालांकि वो बुर्जुआ स्तर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले छोटे स्तर के उत्पादन के जरिए आपको उत्पादक शक्तियों को बढ़ाना है और पूंजीवाद को बढ़ाना है। पूंजीवाद के ऊपर रोक लगाना बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि वो चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। जो लोग पूंजीवाद की खिलाफत करते हैं वो मार्क्सवाद को नहीं समझते। बजिंदर, आई एम सॉरी कि मैंने इस तरीके से इंटरप्ट किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज का जो विषय है, जिसमें मुख्य बात यह है कि हमको ये समझना कि दक्षिणपंथी संशोधनवाद और वामपंथी संशोधनवाद कैसे परिभाषित होते हैं, और दक्षिणपंथी आंदोलन में भाग लेने वाले युवाओं को जान का कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन दक्षिणपंथी वामपंथ में जान का खतरा क्यों हो सकता है, और इनका मूल क्या है संशोधनवाद का, और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में पिछले 100 साल में क्यों कोई विकास नहीं हो पाया। एक कम्युनिस्ट पार्टी टूट के कई कम्युनिस्ट पार्टियों में बिखर गई, लेकिन एकजुट होकर के इस स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए जिस स्तर पर 1950 के दशक में केरल में आपने सरकार बना ली। 25 साल आप ज्योति बसु के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल में सरकार बना
करते चलते रहे, फिर कहीं नहीं पहुंचे। ये जिस समय सिंगूर का एजिटेशन ममता बनर्जी ने उठाया था, मैंने उसी समय कहा था कि अब कम्युनिस्ट आंदोलन खत्म है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट मूल चीज जो उन्होंने की थी, लैंड टू टेलर का नारा। लैंड टू टेलर का मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत आदमी को मालिक बना दें और संपत्ति संबंधों में आप उन्हीं बुर्जुआ संपत्ति संबंधों को स्थापित करते हैं। लैंड टू द टिलर का मतलब है सामूहिक रूप से जो कर रहे हैं उनको सामूहिक रूप से उनका स्वामित्व होना चाहिए। सोवियत यूनियन का उदाहरण आप लोगों के सामने होना चाहिए, चीन का उदाहरण आपके सामने होना चाहिए कि अगर आप व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा दे देंगे तो आप पीछे की तरफ जाए, आप सामूहिक संपत्ति को बढ़ावा देंगे तो आप आगे जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने यही किया कि उन्हें लैंड टू द टिलर के नारे के ऊपर जो सरप्लस जमीन जमींदारों से ली, वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को व्यक्तिगत रूप से लोगों को मालिक बना दिया, तो उनकी मानसिकता भी तो फिर बुर्जुआ मानसिकता में परिवर्तित हो जाएगी, और वही हुआ। तो इस चीज को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी को दिशा देने का काम, उसको ज्ञान देने का काम, मार्क्सवाद को उनके बीच में ले जाने का काम तो आप ही लोगों को करना है जो इस दौर से निकल चुके हैं। सर, ये जो युवा अवस्था में या टीनेज का टाइम में एक टेम्पटेशन रहता है कि कुछ करके दिखाने का और कुछ एक्टिवली डू करने का, मतलब कुछ करने का एक अर्ज रहता है। तो वो उसी अर्ज को अंदर बिना अनजाने भी लोग समेट लेता है और थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाता है विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस। तो इससे कैसे लोगों को, हमको खुद को भी इससे अगेंस्ट गार्ड रहना चाहिए और बाकी लोगों को भी इससे गार्ड रहने के लिए समझाना चाहिए। तो इसमें हम अपना क्षमता कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, युवा अवस्था में युवा कैसे सोचता है, ये तो प्रकृति ने तय कर रखा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मानव समाज का फर्क जानवरों से इसी उसमें है कि जो पुरानी पीढ़ी होती है वो नई पीढ़ी को तैयार करती है, पैदा करती है, उसके लिए बहुत वक्त लगता है। तो ये उस पीढ़ी की जिम्मेवारी है जो ये अवस्था से गुजर चुकी है, या हमारे जैसे लोगों की है जिनके सामने 5 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है, युवा वर्ग की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा आप उसके सामने रखेंगे, जैसी परिस्थितियां उसके लिए पैदा करेंगे, वो उन्हीं में से सीखेगा और वैसी उसकी सोच बनेगी। तो आपका जो प्रश्न है उसमें जहां तक युवा वर्ग का सवाल है, उसका जो चरित्र है वो तो प्रकृति में की देन है। वो तो हर जगह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए सब तरह की चीजें करेगा। ये जो ऊपर वाली पीढ़ी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस तरह का माहौल क्रिएट करे जहां वो नई पीढ़ी को सही दिशा दी जा सके। तो यही हमारा काम है। हम एसएफएस पर ही यही काम कर रहे हैं, और हमारे एसएफएस जैसे सैकड़ों और मंचे जो कर रहे हैं इस तरह का काम, और उस हिसाब से चीजें आगे भी बढ़ेंगी। हमारे भारतीय वामपंथ के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि युवा वर्ग कम्युनिस्ट नाम से कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर घुस जाता है और फिर उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता, और उसको मार्क्सवाद की सही समझ हासिल करने के अवसर नहीं मिलता। ये भी एक यथार्थ है। इसके साथ कैसे जूझना है, ये हम जैसे लोगों को जो इस चीज को समझते हैं, जो किसी दौर में उस दलदल में फंसने से बच गए और उससे बाहर निकल आए, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने अनुभव के आधार पर नई पीढ़ी को उस दलदल में फंसने से बचाए। और यही हम कर रहे हैं। तो आपका नई पीढ़ी से सवाल नहीं होना चाहिए, आपका सवाल हमसे होना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं वही तो करना है। आप मार्क्सवाद की समझ को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, वही जरूरी है। वो समझ सामूहिक सामाजिक चेतना में फैलेगी
तो नई पीढ़ी से अपने आप उस चीज को से प्रभावित होंगे नए बच्चे। उनके लिए आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत। आज राहुल के पीछे नई जनरेशन धीमे धीमे आकर्षित हो रही है और उसके पीछे लग रही है और नरेंद्र मोदी को छोड़ रही है, तो ये स्वाभाविक है। जैसा माहौल मिलेगा वो अपने हिसाब से अपने अपना रास्ता चुनेगी। और सर, अभी आपने एक चीज और बोला है कि जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को स्टेट कंट्रोल करना बहुत कोशिश करता है और उसको खतरा दिखता है, जबकि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को तो स्टेट स्टेट को उतना खतरा नहीं नजर आता है। तो इसलिए तो वो क्यों ऐसा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, वो मैंने इस आर्टिकल में खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया है कि दक्षिणपंथी जो संशोधनवाद है उस उसका शुरुआत कहाँ से है। बर्नस्टाइन जो कहता था कि आंदोलन ही सब कुछ है, तो लेनिन ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसके कि उसका जो ये था, इसमें उद्देश्य कुछ नहीं है। तो उद्देश्यहीन जब काम हो रहा है तो उसमें दाएं बाएं इधर उधर होते हुए अगर एक कदम आगे दो कदम पीछे होगा, क्योंकि दिशाहीन है वो आंदोलन। जो आंदोलन दिशाहीन है वो दक्षिणपंथी संशोधनवाद है, क्योंकि उसके पास कोई एम नहीं। जबकि वामपंथी आंदोलन जो है वो एनार्किज्म से निकल के आया है, जो राज सत्ता को ही सब चीज के लिए दोषी मानती है और मानती है कि राज सत्ता को ध्वस्त कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। तो राज सत्ता पे सीधा सीधा हमला जब करता है, जो करने लगता है वो वामपंथी बचकाना है। और चूंकि वो सीधा हमला राज सत्ता पर हो रहा है, इसलिए राज सत्ता पलट कर वार करती है। दक्षिणपंथी संशोधनवाद तो दुमछल्ला है, बुर्जुआ जनवाद का, बुर्जुआ राज सत्ता का दुमछल्ला है, वो उसके पीछे पीछे चलेगा। इसलिए उसको कोई खतरा नहीं है राज सत्ता का। लेकिन राज सत्ता को वामपंथी से खतरा है, अतिवादी वामपंथी से, अति सक्रिय वामपंथी से खतरा है, क्योंकि वो एनार्किज्म के ऊपर की मूल अवधारणा पर विकसित हुआ है और वो मानता है। और आप अपने यहां भी देखिए ना, सारा नक्सलवाड़ी आंदोलन किस बात का था। आप जान से मार दीजिए, जमींदारों को मार दीजिए, राज सत्ता को के ऊपर सीधे सीधे हमला कीजिए तो क्रांति आ जाएगी। तो उसका हर्ष ये हुआ कि हजारों लाखों नौजवानों की कुर्बानी चली गई और बेकार गई। और जो दक्षिणपंथी भटकाव था, संशोधनवाद था, उसके आधार पर जो कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी की गई थी वो आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उसको राजसत्ता को उससे कोई खतरा नहीं है। वो हर समय उसको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार होती है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले संविध सरकारों का आंदोलन हो, चाहे वो वीपी सिंह हो। वीपी सिंह कहते थे वामपंथी हमारे नेचुरल अलाइज हैं। तो मेरे जो दोस्त कम्युनिस्ट सीपीआईएम में थे, काफी नजदीकी, प्रकाश करात से भी मेरे संबंध रहे, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि आप वीपी सिंह के ऊपर दबाव डालिए कि भाजपा और सीपीएम, मतलब वामपंथ में से उनको किसी एक को चुनना होगा। आप उन्हें दो नाव पर सवार होने की आजादी नहीं दे सकते। लेकिन हश्र क्या हुआ? हश्र वही हुआ, बीजेपी मंच साझा कर रही थी और 89 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी तो भाजपा उसमें भागीदारी थी, बड़ी जबरदस्त भागीदारी थी। और सारा कश्मीर की समस्या का और कश्मीर में जो उस समय पलायन हुआ उस सब की जिम्मेवार वही वीपी सिंह सरकार थी। तो सीपीएम ने भी तो और सीपीआई ने हमेशा दक्षिणपंथी भटकाव, क्योंकि उनका आधार वही है, संशोधनवाद पर आधारित है पार्टी। एग्रीमेंट 1 2 3 के ऊपर मैंने इतना समझाया था प्रकाश करात को कि सीताराम येचुरी जो कि कन्वीनर थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, और जब 1 2 3 के लिए मनीला जाने के लिए प्रणब मुखर्जी को परमिशन देने की थी, मैंने कहा था कि प्रणब मुखर्जी को अपना एग्रीमेंट
जो एआईए के साथ दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक वो करना होता है जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को करना होता है, और दूसरी जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स को करना होता है। मैंने कहा था चूंकि इंडिया अपने आप को न्यूक्लियर पावर स्टेट मानता है, इंदिरा गांधी पोखरण स्टेट कर चुकी है, और हमें एनएससी में एडमिशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमें एनपीटी पर साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो न्यूक्लियर पावर स्टेट है। तो एआईए के साथ जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो एग्रीमेंट होना चाहिए जो बाकी 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने किया हुआ है। नहीं तो आप प्रणब मुखर्जी को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये वहां कुछ और करके आएगा, और वही हुआ। वहां से वो एग्रीमेंट करके आ गए, और नतीजा ये हुआ कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए जब सवाल आया, तो जिन मुलायम सिंह यादव के सापा के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टियां निर्भर कर रही थी, वहां अमेरिका से अमर सिंह को भेजा गया सीआईए के दबाव में कि आप मुलायम सिंह को समझाइए कि एग्रीमेंट रूल 123 का अपोज नहीं करना है। सारा कुछ खत्म हो गया, और अगले चुनाव में वामपंथियों को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो ये सब बार बार पिछले 100 साल में ये पहली बार नहीं था जो वामपंथी पार्टियों ने गलती की थी, ये हमेशा करते रहे। चाहे वो आजादी के आंदोलन में हो, 1920 में जब इस बात की पूरी मौका था कि आप कांग्रेस के अंदर रह करके जो जवाहरलाल नेहरू अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वही आप करिए, लेकिन नहीं, आप उससे बाहर हो गए। सुभाष चंद्र बोस बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, गीता को बाहर कर दिया, और सारी पकड़ हिंदू महासभा ने सारी पकड़ बना ली कांग्रेस के ऊपर। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और उस हिंदुत्ववादी फासिस्ट ताकतों से कांग्रेस आज भी छुटकारा नहीं पा। सर एक प्रश्न और था कि सर हाँ जैसा कि भगत सिंह की शहादत, रोहित वेमुला की आत्महत्या और भरत तिवारी का पुलिस द्वारा किया गया इनकाउंटर, इसके अलावा और जितने भी सैकड़ों नौजवान जो व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी जीवन की आहुति दिए हैं, उन लोगों को सर आपके लेखों में मतलब बचकाना मर्ज बताया गया, और आपने अभी भी कुछ बताया। तो सर क्या मतलब हम लोग जान सकते हैं कि सर एक सचेत बुद्धिजीवी को अपने जीवन में सफलता और असफलता का मापन कैसे करना चाहिए सर? क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूँ, भगत सिंह लोगों ने अपने आप को सफल होने के लिए कि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ, भरत तिवारी को वैसे ही लगा। तो सर आपका क्या इस पे राय है सर कि किसी भी सचेत बुद्धिजीवी को ये अपने जीवन का सफलता का मापन कैसे करना चाहिए? ये आकलन तो व्यक्ति को खुद करना है। बाहर वाले तो अपने आइकन खुद गढ़ लेते हैं। भगत सिंह को तो भाजपा के भी आइकन हैं, कांग्रेस के भी आइकन हैं, और वामपंथियों के भी आइकन हैं। लेकिन भगत सिंह के लिए क्या है, ये तो भगत सिंह की स्वीकारोक्ति देखिए आप, जो उन्होंने बंदी जीवन आखिरी अपने जो वक्त गुजारा था, और जो उन्होंने पत्र लिखा था सुखदेव को, उसको पढ़िए, उससे समझ आ जाएगा कि वो कितने हताश थे। लेकिन उनके लिए वो बात उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। एक बार वो राज सत्ता के कब्जे में आ गए थे, तो फिर उसके बाद रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही रोहित वेमुला के साथ हुआ। आप मेरा रोहित वेमुला के आत्महत्या के सबक पढ़िए, इस पर्चे में भी मैंने उसको कोट किया है। रोहित वेमुला को उसने एबीवीपी के विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी को जाकर कमरे में धमकाया था और माफीनामा लिखवाया। बस उसी को पकड़ के उसके खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी गई, और वो अपने स्कॉलरशिप वगैरह के लिए मांग करता था। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों मसलों को मिलाकर के एक कर दिया जाए, और 18 तारीख को सुनवाई थी। रोहित वेमुला को समझ आ गया कि इसमें वो लंबे अंदर जाएगा, सालों साल के लिए जेल में न जमानत खुलेगी ना, और हताशा में उसने आत्महत्या कर ली। माफीनामा लिखवाने के बाद उसके हाथ से बाहर हो गई थी बात, क्योंकि उसने एक ऐसा काम कर दिया था जो बुर्जुआ शासन व्यवस्था के लिए आपराधिक श्रेणी में आता। यही भगत सिंह के साथ था। भगत सिंह ने सैंडर्स का मर्डर किया था, उस समय तक भगत सिंह का नाम नहीं था, भगत सिंह के बारे में पता नहीं था, लेकिन जांच तो चल ही रही थी।
अति सक्रियता में उन्होंने सेंट्रल असेंबली में जाके बम फेंक दिया कि वैरों को सुनाने के लिए आवाज जरूरी है। उसमें भगत सिंह अरेस्ट हो गए और उनको उसमें ट्रीजन के उसमें काला पानी की सजा दी गई। पर उसी बीच में गवर्नमेंट के पास सबूत आ गए कि सैंडर्स का मर्डर किया मैं भगत सिंह का हाथ है। बस फिर क्या था, उन्होंने भगत सिंह को लपेटे में लिया और फांसी पे चढ़ा दिया। कोई कुछ नहीं कर पाया। महात्मा गांधी को दोष देना वो ठीक नहीं है कि भगत सिंह की को बचाने में उन्होंने कुछ नहीं किया। भगत सिंह ने जो एक्ट कर दिया था उसके लिए बाद में उनको पछतावा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि बात हाथ से निकल चुकी। इसमें मैंने एक और लिखा था, भागो की मौत का जिम्मेवार कौन है। वो किसी एक निवेदा के आर्टिकल पर कि बिहार में एक नवयुवती थी, वो अपना आंदोलन में तो उसको मार दिया था, लेकिन उसको राजसत्ता ने नहीं मारा था। उसको तो व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों ने मारा था, उस सामंतवाद। तो मैं जैसे पहले कहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर कोई किसी को मार दे वो एक अलग बात, लेकिन राजसत्ता को दक्षिणपंथी भटकाव से या संशोधनवाद से तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको है वामपंथी से। और इसलिए और वामपंथी बचकाना मर्ज के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है क्योंकि उसकी समझ नहीं है लोगों। और हमने जो विषय उठाया वो इसीलिए उठाया है कि जो हमारे वामपंथी साथी हैं, युवा वर्ग है, उनको ये समझ आए कि वामपंथी बचकाना मर्ज कहीं ज्यादा खतरनाक है संशोधनवाद के ही दोनों, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सामूहिक की जगह व्यक्तिगत उस पर आता है। और व्यक्तिगत रूप से किसी एक को अलग थलग करके और समाप्त कर देना ये बहुत आसान है राजसत्ता में। संशोधनवाद तो दोनों ही गलत है। सही मार्क्सवाद की समझ ही सही चीज है, सही रास्ता है, नई पीढ़ी के लिए भी, पुरानी पीढ़ी के लिए भी और समाज के लिए। क्योंकि मार्क्सवाद तो संपूर्ण विज्ञान है ना। विज्ञान के बाहर आप प्रकृति के नियमों के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझना जरूरी है और समाज में लागू होने वाले प्रकृति के नियमों को समझना ही मार्क्सवाद। जी सर। सर एक और अंतिम प्रश्न है सर पाठकों की तरफ से। तो सर जैसा कि भगत सिंह जैसे सैकड़ों नौजवानों को हम लोग बचकाना मर्ज की श्रेणी में रख रहे हैं, तो सर क्या जो चे गुवेरा जो कि समाज और के लिए काम करते हुए शहीद होने वाले की श्रेणी में उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है, तो क्या सर हम लोग कह सकते हैं कि चे गुवेरा भी उन लोगों में ही शामिल थे जो लोग की रोमांटिसिस्ट एडवर्टीज्म का शिकार हुए थे सर? नहीं, che गुवेरा तो संगठन को महत्व देते थे और राज सत्ता को किस हिसाब से बदलना है। पाकिस्तान की सरकार को बदलने के लिए हथियार उठाना जरूरी था क्योंकि वहां जनवाद था ही नहीं। आज जिस दौर में हम हैं उसमें जनवाद है, लेकिन 50 में उस समय पूरे लैटिन अमेरिका में जनवाद कहीं नहीं था, सब जगह तानाशाहियां थी। तो और che गुवेरा ने कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं अपोजिशन किया था किसी राज सत्ता का, सामूहिक तौर पर किया था और वो सफल हुए थे। क्यूबा में तो स्थापित ही कर लिया था ना उन्होंने सर्वहारा का अधिनायक। लेकिन अमेरिका जैसी ताकत के खिलाफ लड़ाई में तो वो तो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं के स्तर पर नहीं था, तो सामूहिक था। तो जैसा मैंने कहा कि जर्मनी से लड़ते हुए लाखों सीपीएसयू के कार्यकर्ता शहीद हुए, तो वो वामपंथी बचकाना मर्द नहीं था, वो शहादत थी। इसी तरह che गुवेरा की शहादत थी, बचकाना मर्द नहीं थी। One thing which I felt is that the capital involved in the dissemination of ideas in a previous world, uh, it had to be a very expensive exercise for any kind of
movement, be it on the ground, be it intellectual, whatever dissemination of ideas required huge capital, like press and then later on television and various other things. So, therefore, a capital which was necessary for um, revolutionary activities also is not perhaps necessary today, because information is decimated considerably through social media, for which a smartphone is all that is required. In such a scenario, we are able to transcend boundaries and decimate ideas. That is what we see in terms of the success of various movements around the world. But that much success we are not able to see also, because in spite of having the wherewithal to um, decimate ideas, I think even then, the moment we, give symbols of Marxism and symbols of communism, there are various systems, including algorithms, to stop it. Whereas the very same ideas, when we are propagating without those symbols, it is clicking around the world, is one of my observations. My question to everyone is, how would you concentrate on decimating ideas, propagating ideas, and also introspecting ourselves in this world where, capital is not a difficulty anymore. You don't necessarily, I mean, that is what this very recent protest also showed, because the entire capital intrinsic media was against the protesters, but still it could have the reach it could have. It could capture the imagination of the country, and it has had its own success. In such a world, how would all of us be intervening, is one of my questions, and these are some of my thoughts. Thank you. First thing, Shyamji, I would uh, like to say that this word capital should not be used here. Because as Marxists, we should understand the difference between money and capital. Capital is money when it is invested for earning surplus. So once the cycle is complete, only then it is capital. After completion of cycle, when the money comes back with surplus, only then it should be called capital. Otherwise, it is only money or investment of money. Now we come to this, that whatever technological development or whatever internet or AI or various other means of communication, they have nothing to do with capitalism or socialism or anything. It's a natural phenomena of human society to improve and develop productive forces. They will keep on developing, whether they are used by Communist Party or by one country or another country. Third part is, now the socialist bloc also has come at that stage that it can be in direct confrontation with the bourgeois capitalism. So the whole socialist bloc, China, North Korea, now Iran, Russia, they are also very well advanced in modern technology, and they are bringing in all this technology in the reach of common people, where you don't have to think of any investments, almost free. Even in this society, we are using WhatsApp. It's not costing anything except the connection to the telephone or Wi-Fi or internet. Whatever information you want to communicate, it doesn't matter. The cost is same whether you see a movie or whether you disseminate information or you do discussion. The cost is same for everyone. So I don't think your question is has any relevance or where I should answer to that.
सर प्रश्न ये था कि ये जो बचकाना मर्च की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हाँ। जिसमें वैसे लोग शामिल है, बल्कि वैसे युवाओं को चिन्हित करके हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोग सर पुरानी विचारधारा से लड़ते हुए एक अच्छा समाज निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भगत सिंह वगैरह, रोहित वेमुला वगैरह। यानी कि कह सकते हैं कि वामपंथी धड़े के हम नौजवानों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पुरानी व्यवस्था से लड़ते हुए एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी प्राण की आहुति दिए। तो सर क्या ये जो बचकाना मर्ज है वो सर सिर्फ वामपंथी धड़ों में ही है, या फिर सर वैसे लोगों में भी है, दक्षिण पंथियों विचारधाराओं में भी क्या ये व्याप्त है, जो कि यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, या फिर समाज को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं सर? दक्षिण पंथी में तो किसी इस तरह का चयन होने का मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता में पहले ही है, सत्ता उनके हाथ में है। वो सत्ता में परिवर्तन क्यों चाहते हैं? नहीं वो सर, तो लेकिन सारे कुछ उनके, संसाधनों पर उनका कब्जा वैसे ही है, पहले ही से है, तो सत्ता परिवर्तन क्यों करेंगे? नहीं सर, तो उनके जो नौजवान हैं यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए जो प्राण की आहुति देते हैं, तो क्या वो भी बचकाने मर्ज में शामिल होगा सर? नहीं, उनके बच्चों को प्राण की आहुति देने की क्या जरूरत है? राजसत्ता उनकी उनकी सुरक्षा के लिए है ना। अच्छा। उनको क्या जरूरत है बलिदान देने की? बचा रहे हैं ना सारे के सारे जितने राइटिस्ट टेररिस्ट हैं हिंदू महासभा के, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, या और बहुत सारे समझौता एक्सप्रेस और कहाँ कहाँ क्या कुछ किए हैं, उनको बचाने के लिए तो राजसत्ता है ना। ना उनके ऊपर मुकदमा चलते हैं, ना उनके ऊपर फांसी होती है। वो ग्राहम स्टेन्स के मर्डर, वो क्या नाम है, वहाँ उड़ीसा में जो मारा था, स्टेन्स और उनके दा, दा, बच्चों को मारा था, दारा सिंह। दारा सिंह, हाँ। दारा सिंह को छोड़ने की बात हो रही है ना, तो राजसत्ता उनको खुद बचाती है, उन्हें क्या जरूरत है उसकी मरने की? जी सर। तो उनके बीच में वामपंथ का कोई मतलब नहीं। वामपंथ तो हम लोगों के लिए है जो इस सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं।